Hello everyone, I hope all of you are doing great. This is CA Sahil Manjal, your GST buddy, back again with another topic. So, today we will be discussing about TCS, Tax Collected at Source. Sir, ये तो हमने already पढ़ा हुआ है, but we are back to income tax. No GST class today. Wait, guys, wait. TCS is under GST also. कॉन्सेप्ट वही, सोच नहीं. सो देखते हैं. सो टीसीएस एज द नेम सजेस्ट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. कॉन्सेप्ट सेम है, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी सिनेरियोज जो है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम इनकम टैक्स. जीएसटी में टीसीएस का बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, आई वुड से, एंड दैट इज लिमिटेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स. ओके सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ये क्या नहीं बला है अब? व्हाट डू यू इवन मीन बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड व्हाट इज ई कॉमर्स? आराम आराम से समझते हैं. लेट्स ब्रेक. ई कॉमर्स ऑपरेटर, सबसे पहले समझते हैं ई कॉमर्स क्या है. आपके करिकुलम में जो चैप्टर है दैट इज टीडीएस एंड टीसीएस. आज वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन टीसीएस. टीडीएस वी विल कवर सेपरेटली. कॉन्सेप्ट वही, जैसे मैंने बोला, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. सो ऑन द सोर्स, लाइक वेन एवर द सप्लाई इज टेकिंग प्लेस, जब भी मेरी सप्लाई हो रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस सोर्स पे जीएसटी तो छोड़ दो, मतलब जीएसटी तो मैं कलेक्ट करूंगा ही करूंगा. इन एडिशन आई विल कलेक्ट अनदर tax which will be tax collected at source. उस source पे I will collect an additional amount from the from another party, I would say, and then I'll deposit this with the government. This is called TCS. Okay. So TCS is applicable only and only in cases of e-commerce operator. Okay. E-commerce operators होते क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन arises. ठीक है. सो ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सो कोई भी अगर मेरी बिजनेस एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हो रही है, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. एंड ऑपरेटर मतलब एक ऐसे मीडियम जहां पे ऑनलाइन और आई वुड से जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, उस मीडियम को जो पर्सन और जो एंटिटी ऑपरेट करती है उसको हम कहते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर, विच इज ईसीओ. ओके, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. ओके, इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ओला, ओयो, जोमैटो, स्विगी, all of them are e-commerce operators, right? I think e-commerce has become so common in our lives. Like पूरे दिन को अगर हम ब्रेक करें, सुबह we get up, okay, we have to go to our classes, we have to go to our jobs, we have to go anywhere. सबसे पहले हम क्या बुक करते हैं? ओला, उबर, राइट, या रैपिडो ऑफ कोर्स. तो हमारा डे स्टार्ट होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बाय बुकिंग अ कैब. देन उसके बाद अगर हम वी आर एट अ प्लेस, हमें बहुत भूख लग रही है, ठीक है, बाहर जाने का मन नहीं है, गर्मी हो रही है, बारिश है, एनी रीजन, what we do is we just open Swiggy, Zomato, we search some restaurant and we order food. Another e-commerce operator. शाम को थोड़ा बोर हो रहे हैं, क्या करें? कुछ शॉपिंग करते हैं, देखते हैं आज क्या क्या है मार्केट में, व्हाट्स न्यू इन दिस फैशन मार्केट विच इज लाइक चेंजिंग एवरी डे लाइक एनीथिंग. एंड जेंजीज का फैशन, लाइक, no offense, but it is very much different from our fashion sense. It is just different. I just said that. मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, प्लीज. ओके, सो जब भी हमें फैशन का कुछ चाहिए, अगेन वी गो टू Amazon, बट देयर आर मोर स्पेसिफिक एप्स, नाइका, मिंत्रा एंड मीशो, बहुत सारी एप्स हैं. ओके, and Uniqlo, even all of these big brands, they've opened or they've launched their own apps as well, right? Uniqlo or Mark Spencer's and everyone else. Then comes my, so e-commerce is not only the app, let me just clear it. So e-commerce is electronic commerce, any business activity conducted online or electronically, and a person or an entity who operates or who maintains such medium is called e-commerce operator. It is a very wide term. I have nowhere said it should be only app. It can be website also, because website is also electronic, right? So let's just look at the definitions first.
Yeah. So electronic commerce means supply of goods or services or both. GST covers only this only, either goods or services or both, correct? So supply of goods or services or both, including digital products over डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. अगर एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे कोई भी मेरी सप्लाई हो रही है गुड्स सर्विसेज की, इट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स. Then electronic commerce operator, any person who owns, he owns that, he operates that, and he manages digital और electronic facility और platform for e-commerce. उस platform को जो person manage करता है, that is called e-commerce operator. It can be website, it can be app, it can be any kind of electronic platform wherein the business activity is taking place. Okay, so जैसे हमने example लिया ओला उबर, सुबह कैब बुकिंग के लिए, देन कुछ भी ऑर्डर फूड ऑर्डर करने के लिए वी यूज स्विगी, जोमैटो. देन फैशन शॉपिंग के लिए वी यूज मल्टीपल एप्स. देन लेट्स से शाम को थके हारे घर पे आए हो, मन नहीं है घर का काम करने का, स्नैपबिट, अर्बन क्लैब, देयर आर सो मेनी एप्स टुडे फॉर योर चोर्स और डेली रूटीन वर्क. एंड देन लेट्स से बहुत ज़्यादा लाइक टायर्ड फील कर रहे हैं, कुछ मसाज हो जाए. मसाज. सो मसाज के लिए यस मैडम पे ऑर्डर करो, अभी बंदा घर आ जाएगा. ओके, सो there are multiple apps and I think everything is being done online, especially after COVID, because COVID has made us so prone to all these apps, to all these comfort at just our fingers, right? So this is all about the e-commerce, right? Now e-commerce में as we discussed, there is goods are also being traded, जैसे Amazon, Blinkit, जिस पे आप क्या करते हो, goods purchase करते हो. देर आर सर्विसेज ऑल्सो, लाइक अर्बन कंपनी पे हम लोग सर्विसेज ऑर्डर कर रहे हैं, राइट? हम किसी पर्सन को बुला रहे हैं जो एसी रिपेयर कर देगा, जो हाउस की क्लीन कर देगा, जो मे बी मेरा कुछ फैन रिपेयर कर देगा, और एनीथिंग, डिश वॉशिंग, एनीथिंग, करेक्ट? सो देर आर गुड्स ऑल्सो, देर आर सर्विसेज ऑल्सो. Now, under GST, the e-commerce operators, okay, have been divided into two parts. One, let's say e-commerce operator who is liable to pay tax. Second, e-commerce operator who is not liable to pay tax. बहुत अभी मैं rough language use कर रहा हूँ, please don't take it on your mind. I'm just using rough language just to understand, just to make you understand the concept. Okay, so दो parts में divide किया, एक who is liable to pay tax, one who is not liable. So first category जो liable to pay tax है, that is coming from section 9 subsection 5. ओके, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा है हम एक बार पढ़ेंगे बी सेक्शन को. इट सेज कि अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी सप्लाई हो रही है, सो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई मतलब एक सप्लायर है, एक बायर है, एंड मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हूँ. ओके, Amazon से यू बाय गुड्स, ठीक है? तो व्हाट डू यू डू? आप Amazon पे जाते हो, आप देखते हो, लेट्स से यू वांट टू बाय iPhone 17, ठीक है? अभी नया, वैसे नया तो नहीं, अब तो पुराना हो गया, अब तो देयर विल बी अदर थिंग्स कमिंग इन, बट लेट्स से iPhone 17 मुझे खरीदना है. एक्चुअली द राइट रीजन फॉर बाइंग नाउ, बिकॉज अब थोड़ा सा सस्ता हो गया होगा. इट इज सो हाई, लाइक आईफोन जो लॉन्च होता है, एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज कि आईफोन लॉन्च होके इतना महंगा है एंड स्टिल यू विल सी इट इन एवरीवन्स हैंड्स. गॉड डैम, आई थिंक आजकल के जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत अलग बढ़ चुके हैं. ओके, लेट इट बी. सो आईफोन मैंने ऑर्डर किया, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक दैट आईफोन इज ओन्ड बाय Amazon? नो. सो आईफोन लेट्स से एक सप्लायर है, एक लेट्स से ABC टेलीकम्युनिकेशन, उनके पास आईफोन था. दे केम अप ऑन माई प्लेटफॉर्म ऑफ Amazon, उन्होंने अपना प्रोडक्ट लिस्ट करा, तो मेरे प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट शो हुआ लेट्स से राजू को, ठीक है? राजू आया, राजू ने ऑर्डर करा, तो राजू ने मेरे पास ऑर्डर प्लेस करा. क्या मैं वो ऑर्डर फुलफिल करूंगा? नो. मैंने सप्लायर को इंटीमेट करा, एक ऑर्डर आया, ठीक है? सप्लायर ने क्या किया? सप्लायर ने वो आईफोन की पैकिंग वैकिंग करी और डिलीवरी लेट्स से मैं ही अरेंज कराऊँ. मेरा बंदा गया, उसने डिलीवरी ली, उसने पैकिंग को और अच्छा किया, बिकॉज हमेशा Amazon की पैकिंग आती है.
उसने पैकिंग को अच्छा किया और उसने फिर जाके राजू को डिलीवर कर दिया। क्या वो मेरा आईफोन था? क्या आईफोन के पैसे मेरे पास आएंगे? देखो पैसे तो मेरे पास आएंगे, बट क्या वो पैसे मैं रखूंगा? नो। क्या मेरी सेल्स हुई है? नो। सेल किसकी हुई है? एबीसी की। सेल एबीसी की हुई है, बाय करा राजू ने। मेरा सिर्फ क्या रोल था? आई ओनली एक्टेड एज अ मीडियम टू फैसिलिटेट दिस ट्रांजैक्शन। करेक्ट? टू फैसिलिटेट दिस एंटायर ट्रांजैक्शन, और ये सप्लाई हो पाए उसके लिए मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है। अब कुछ केसेस में इस सप्लाई के लिए, अब एक बात बताओ, जनरल अभी तक जितना हमने जीएसटी पढ़ा है सिर्फ उस बेसिस पे चलते हैं। हु इज लायबल टू पे टैक्स? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को, सरकार को जीएसटी कौन पे करेगा? चलो कुछ केसेस में बाहर कर देगा, रिवर्स चार्ज केस में उसको साइड रखो। नॉर्मल केसेस कौन सरकार को पैसे देगा? जीएसटी कौन देगा? सर जो सप्लाई करेगा, मतलब सप्लायर। सप्लायर है, सप्लायर बायर से जीएसटी लेगा और गवर्नमेंट को देगा। एकदम सही जवाब। लेकिन 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 सेक्शन 95 क्या कहता है कि कुछ स्पेसिफाइड केसेस में अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रही है तो जो टैक्स है गवर्नमेंट को, जो जीएसटी है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर देगा। अरे सर मेरी सेल नहीं, मैं क्यों जाके टैक्स दूं गवर्नमेंट को? अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, ठीक है, क्या इसमें सेल amazon की हुई है? नो। लेकिन नॉट इन दिस केस, बट ऐसे सिमिलर केसेस में amazon को बोला जाता है भाई ला टैक्स दे मेरे को, जीएसटी। अभी सिर्फ मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, नॉट टीसीएस। लाओ मुझे टीसीएस दो। एंड amazon कहेगा भाई मैं क्यों दूं, मेरी तो सेल ही नहीं हुई है, व्हाई वुड आई पे टैक्स? करेक्ट? तो इस केस में लाइक देर आर सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस। होता क्या है, देर आर फ्यू, जैसे मैं कहता हूँ ओला उबर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कैब ड्राइवर है, बायर ने बोला भाई मेरे को गुड़गांव जाना है। ठीक है, इसने बोला गुड़गांव जाना है, कैब ड्राइवर हमारा था जगमोहन। ठीक है, जगमोहन ने बोला मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जगमोहन इज द सप्लायर, उसने कैब सर्विसेज दी, किसको दी? राजू को। ठीक है, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा? ओला। क्यों क्यों क्यों? जब सप्लायर मेरा जगमोहन है तो टैक्स ओला क्यों पे करेगा? ओला पे करेगा। अब एक बात बताओ, कितने सारे कैब ड्राइवर्स हैं ओला पे? देर आर मिलियंस ऑफ कैब ड्राइवर्स ऑन ओला, उबर, रैपिडो, राइट? एंड ऑल ऑफ दोज आर इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट into any business, and they are I don't want to put it this way, but most of them are not well versed with the laws. Okay, they are not so much privileged that they are well versed with all these laws and the complexity of laws. यार वो individuals, like they earn on a daily basis, they cannot afford any tax consultant or anything like that. Correct? तो उनके लिए ईज करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि सर्विसेज ये सारे इंडिविजुअल्स और अनरजिस्टर्ड पर्संस देंगे, लेकिन इस पे टैक्स फिर भी लगेगा। इवन इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, इस पे टैक्स लगेगा, और वो टैक्स कलेक्ट और सरकार को पे कौन करेगा? ओला। टू पे टैक्स ओला को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो ओला विल टेक द रजिस्ट्रेशन बिकॉज ओला इज अ जायंट, राइट? बट दीज इंडिविजुअल्स, ये बहुत छोटे छोटे लोग हैं, और इनकी ट्रांजैक्शन भी, इनकी तो यार मतलब 20 लाख भी अगर हो जाए तो दिल बी मोर देन हैप्पी, राइट? तो टू अवॉइड डिफिकल्टीज फॉर दीज छोटे छोटे पर्सन, ओला के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि ओला विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, जीएसटी, अगेन जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, नाउ अनदर केस वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, जो मैंने आईफोन वाला एग्जांपल लिया था, उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट लाइबल, अमेजॉन टैक्स पे नहीं करेगा, सप्लायर ही पे करेगा, अगर उस ऑफ कोर्स इफ ही इज रजिस्टर्ड। ठीक है, तो उस केस में, अब इस केस में लेकिन क्या करना है अमेजॉन, अब वो कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा। अब अमेजॉन को बोला भाई तू पे मत कर, तो ओला आ गया कंप्लेन करने। ओला का क्यों भाई क्यों, तुमने मुझसे तो टैक्स लिया, मुझसे तुम सारे कंप्लायंसेस करा रहे हो, मेरे को साहिल को हायर करना पड़ रहा है ये सारी जीएसटी देखने के लिए, तो अमेजॉन क्यों नहीं करेगा? मैं भी गुस्सा हो गया कि यार तुमने ओला मेरा क्लाइंट बना दिया, अमेजॉन मेरा क्लाइंट नहीं बनाया, मेरा तो तुम नुकसान कर रहे हो।
निर्मला जी आई, निर्मला जी ने बोला अरे साहिल तू टेंशन मत ले, मैं तेरा धंधा क्यों छीनूंगी। निर्मला जी ने कहा अगर अमेजोन टैक्स जीएसटी पे नहीं करेगा लेकिन अमेजोन टीसीएस पे करेगा, अमेजोन को टीसीएस देना पड़ेगा। मैं खुश, यस काम आ गया। अब मैं अमेजोन को बोलूंगा आपको टीसीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपको टीसीएस देखना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, और उसके लिए साहिल मुंजाल है ना। ओके, आई नो बहुत कंफ्यूजन हो गया है, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल गए सर। अब आराम से समझते हैं। तो जब तक कॉन्सेप्ट का कुछ भी नहीं पता होगा ना, एंड मैं सीधा तुम्हें कोई टेक्स्ट ओपन कर दूं या कुछ चार्ट ओपन कर दूं, कंफ्यूज हो जाओगे। बेस थोड़ा सा सेट करने दिया करो, एंड दिस विल बी माय स्ट्रैटेजी इन माय क्लासेस। आई विल फर्स्ट सेट अ बिट ऑफ बेस एंड देन वी विल गो ऑन चार्ट्स। सारे जो हम स्टडीज करेंगे इट विल बी थ्रू चार्ट्स ओनली। चार्ट्स के बाद जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, जब प्रोविजंस पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी इजी, ट्रस्ट मी। अब देखते हैं। सबसे पहले अमेजोन वाला एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा सप्लायर है, ठीक है, ये मेरा सप्लायर है। सप्लायर ने लिस्ट करा आईफोन ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेट्स से अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, ठीक है, 1000 रुपए का। 1000 रुपए का आईफोन, आई थिंक 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आई वुड से 2 मिनट में सारे बिक जाएंगे। ओके, 1000 रुपए का कोई भी, लेट से कोई वॉच है, वो वॉच 1000 रुपए की लिस्ट करी सप्लायर ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच इज अमेजोन पे, ठीक है। अब उस पे बायर आया, बायर को अच्छा लगा, बायर ने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन जो सप्लाई होगी वो डायरेक्टली सप्लायर टू बायर होगी। अमेजोन अमेजोन डिलीवरी करा सकता है, देखिए दैट इज अ सेपरेट थिंग, अमेजोन डिलीवरी कराएगा, लेकिन जो इनवॉइस रेज होगा वो सप्लायर डायरेक्टली इनवॉइस रेज करेगा बायर के नेम पे, ठीक है। उसमें क्लियरली लिखा होगा सप्लायर इज लेट्स से जगमोहन और बायर इज राजू, ठीक है। हो सकता है अमेजोन का भी नाम आ रहा हो उस इनवॉइस पे, एंड आता है। अगर तुम कुछ भी खरीदते हो अमेजोन से, इट इज ऑन दी लेटर हेड ऑफ अमेजोन, लेकिन उस पर क्लियरली देखना अमेजोन अपना नाम सिर्फ और सिर्फ लाइक लेटर हेड पे लिखता है, सप्लायर उसमें तब भी कोई और होगा। लाइक जस्ट सी दैट इनवॉइस, सप्लायर कभी भी अमेजोन नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी समवन एल्स। उसमें सप्लायर जगमोहन, बायर आपका नाम आ जाएगा, एंड देन नीचे डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो बायर ने 1000 रुपए प्लस 180 जीएसटी आप लोगों ने किसको दिया, अमेजोन को। क्या पेमेंट सप्लायर को करते हो? नो, इवन इफ इट इज कैश ऑन डिलीवरी, वो पेमेंट पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जाती है, ठीक है। तो अमेजोन के पास पेमेंट आ गई, अब अमेजोन को पेमेंट किसको देनी है, सप्लायर को, ठीक है। तो अमेजोन क्या करेगा, उसको 1180 रुपए रिसीव हुए बायर से, 1180 हुए। क्या अमेजोन को टैक्स पे करना है? सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे, जनरली जो अभी हमारी डिस्कशन है, क्या अमेजोन को जीएसटी पे करना है? नो, तो वो कहेगा ठीक है जीएसटी मेरे को पे नहीं करना, सप्लायर को पे करना है, तो मैं उसी को दे दूंगा। तो 1000 रुपए और 180 रुपए उसको सप्लायर को पे करने हैं, लेकिन अमेजोन बीच में अपना कमीशन काटेगा। अमेजोन कहेगा मैंने सप्लायर की हेल्प करी ये सेल करने में, तो मैं 100 रुपए का कमीशन लूंगा ना, उस 100 रुपए पे मैं जीएसटी भी लूंगा, ठीक है। सो देयर आर टू सप्लाईज इन्वॉल्व, वन इज फ्रॉम द सप्लायर टू बायर एंड अनदर इज फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर टू सप्लायर। इसमें दूसरी सप्लाई क्या करी है, उससे कमीशन ले रहा है, उसको हेल्प की है इन फाइंडिंग द कस्टमर, ठीक है। तो कमीशन ले रहा है, तो वो क्या करेगा, कमीशन पहले ही डिडक्ट कर लेगा। तो वो कहेगा 10% मैं कमीशन ले रहा हूं और उस पर 18% जीएसटी, तो 118 रुपए वो पहले ही कलेक्ट डिडक्ट कर लेगा। बिफोर पेइंग टू द सप्लाई वो कहेगा मैं अपना कमीशन और उस पर जीएसटी में अपने पास रख रहा हूं। 1062, नाउ कम्स टीसीएस, ठीक है। अभी मैंने बहुत रैंडम 10%, हाँ इट इज एक्चुअली रैंडम ओनली, मैंने 10 रुपीज लिया है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। तो लेकिन अब वो क्या करेगा, टीसीएस, नाउ हियर कम्स टीसीएस। टीसीएस इज अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो अब सीजीएसटी एक्ट बोलता है अमेजोन को कि आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, क्या परसेंटेज है डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आपको पहले ही कलेक्ट कर लेना है एट सोर्स, बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, आप पहले ही अपने पास रख लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 10 रुपए अपने पास रख लेगा
और फाइनल 1052 वो सप्लायर को पे कर देगा। दिस इज द नेट सेटलमेंट, ठीक है। और ये जो टीसीएस के 10 रुपए हैं वो ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। अब नाउ इसमें अब ऑफकोर्स सप्लायर को भी गवर्नमेंट को पे करना होगा 18 रुपए, ठीक है। और अमेजोन को टीसीएस के साथ साथ 180 रुपए पे करना होगा सप्लायर को, जो जीएसटी था हमारा, ठीक है। और 18 रुपए पे करना होगा अमेजोन को। कंफ्यूजन हो गई, आराम से फिर से आते हैं, इस सबको मैं हटाता हूं, रुको। ठीक है, अब एक बार फिर से देखते हैं। प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव, क्योंकि इसी में पूरा चैप्टर हो जाएगा अगर ये ध्यान से सुन लिया तो सप्लायर ने क्या किया, अपना लिस्ट करा आइटम अमेजोन पे बायर को अच्छा लगा, बायर अमेजोन पे गया, उसने खरीद लिया, ठीक है। नाउ उसने 1000 रुपए का लिस्ट किया था, बायर ने 1000 रुपए प्लस 180 रुपए का जीएसटी अमेजोन को पे कर दिया। तो सप्लायर एक इनवॉइस इशू करेगा, ऑल्दो प्रैक्टिकली वो जो इनवॉइस होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर इशू करता है, मतलब अमेजोन इशू करेगा। कभी भी आप देखना अमेजोन के लेटर हेड पे होगा, ऊपर अमेजोन नेम लिखा होगा, लेकिन 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 सप्लायर हमेशा जगमोहन होगा, बायर हमेशा राजू, मतलब जो भी नेम्स है, बायर हमेशा राजू होगा, ठीक है। अब उसमें 1180 रुपए बायर ने अमेजोन को पे कर दिए, ठीक है। अब इसमें अमेजोन क्या करेगा, तो एक ये सप्लाई हो गई, दिस सप्लाई इज डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर टू बायर। अमेजोन ने सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर, एज एन एजेंट काम किया, ओके। सप्लायर से बायर पहली ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अमेजोन ने सप्लायर को हेल्प किया, अमेजोन एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ जगमोहन, उसको हेल्प किया सेल करने में, तो वो कहेगा कमीशन सर, कमीशन लाओ, ठीक है। तो दूसरी ये सप्लाई हो गई। और तीसरा क्या है, अमेजोन को क्या करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। तो अमेजोन क्या करेगा, 1180 में से सबसे पहले उसने अपना कमीशन और उसका जो जीएसटी है वो डिडक्ट किया, टीसीएस डिडक्ट किया, और नेट उसने पे कर दिया सप्लायर को। ये जो थी नेट सेटलमेंट होगी सप्लायर को। अब गवर्नमेंट के पास तीन चीजें आएंगी, गवर्नमेंट के पास अब यहाँ पे तीन चीजें आएंगी, क्या क्या। सबसे पहले गवर्नमेंट के पास आएगा टीसीएस, ठीक है, जो 10 रुपए का, अभी के लिए 10 मानते हैं, ये कौन पे करेगा, अमेजोन, ठीक है। सेकंड गवर्नमेंट के पास आएगा जीएसटी, कितना, 18 रुपए, अगेन कौन पे करेगा, अमेजोन, जो कमीशन पे उसने लिया था किससे, सप्लायर से। थर्ड, जीएसटी आएगा कितना, 180 रुपए का, ये किससे आएगा, सप्लायर से, जो सप्लायर ने सेल करी है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास ये तीन पैसे आएंगे। अभी के लिए हमें फोकस ऑफ कोर्स टीसीएस पे करना है, बट आपको पूरे ट्रांजैक्शन के मैकेनिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, नाउ अब हम सेकंड सिनेरियो, अब पहला तो हमने देखा जब अमेजोन को जीएसटी पे नहीं करना उस ट्रांजैक्शन पे, इसलिए अमेजोन को टीसीएस कलेक्ट करना है। अब सेकंड सिनेरियो, जैसे ओला, उबर, अर्बन कंपनी, ओयो, जोमैटो, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि सेक्शन 95 हम अलग से सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी जस्ट फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। अगेन स्टेप 1, सप्लायर ने लिस्ट करा प्रोडक्ट, ठीक है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट, बाय करा 1180 का बायर ने, और उसने पेमेंट करी मेरे ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेट से उसने पेमेंट करी है ओयो पे, ठीक है। और वो पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कर दी, कितनी करी वो भी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में सप्लायर को टैक्स नहीं देना सरकार को, इस केस में जो ओला है, उबर है या ओयो है, उसको टैक्स देना सरकार को इस ट्रांजैक्शन पे। तो 1000 रुपए पे 180 रुपए का जीएसटी इज द लाइबिलिटी ऑफ ओला, नॉट सप्लायर, नॉट जगमोहन, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा,
सिर्फ 1,000 रुपए पे करेगा उसे। क्यों 1,000 रुपए क्यों देगा? 1,180 क्यों नहीं? क्योंकि 180 रुपए तो ओला को देने हैं ना सरकार को, तो ओला ये 180 रुपए अपने पास रखेगा, सिर्फ 1,000 रुपए वो किसको देगा? जगमोहन को। लेकिन अब उसमें से भी अपना कमीशन काटेगा 100 रुपए और 18 रुपए जीएसटी दिए तो सेम ही है, ठीक है। तो नेट वो 882 देगा। नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर सरकार के पास आया, उसने क्या क्या दिया? एक तो जीएसटी जो 180 रुपए का था जो इस ट्रांजैक्शन पे था, और 18 रुपए कमीशन, तो 198, ठीक है। कोई टीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं इस केस में। अगर मैं इसको नटशेल में बोलूं, सरकार क्या कह रही है कि एक जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सरकार कहीं ना कहीं इन पे ट्रस्ट करती है कि ये लोग कंप्लायंसेस ढंग से करेंगे, ठीक है। सरकार कहती है कि मैं इंस्टेड इनके थ्रू लाखों सेलर, लिटरली लाखों सेलर दिन में लाखों ट्रांजैक्शन और करोड़ों ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। सरकार कहती है उन सारे छोटे छोटे लाखों सेलर्स को मैं पकड़ूं, इतनी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करूं। तो सरकार ने क्या किया? ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ट्रस्ट करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो सरकार ने दो तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको डिवाइड करा। एक तो बोला कि भाई बहुत छोटे लोग हैं और मैं इन छोटे लोगों को ट्रेस नहीं कर पाऊंगी, तो बोला छोटे लोगों तुम जाओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तुमको हमेशा हर केस में तुमको ही मेरे को जीएसटी पे करना है। वो सप्लाई कर रहा है, भाड़ में जाए। कौन सप्लायर है, कौन रिसिपिएंट है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुमसे ही रिसीव करूंगी जीएसटी, सिंपल। दूसरे केस में बोला चलो इतना भी भार नहीं डालते ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे, हम क्या करते हैं इन केसेस में, टैक्स तो देखो सप्लायर को ही पे करना है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर मैं भरोसा फिर भी तुम पे ही करती हूँ, सरकार कहती है। और वो कहती है तुम्हें हर ट्रांजैक्शन में तुम्हें कुछ टैक्स अपने पास कलेक्ट करना है, वो टैक्स तुम मेरे को पे करना। सरकार ने बोला सप्लायर तू अपने पास कलेक्ट कर, तू मेरे को पे कर और मेरे को उसकी डिटेल्स बता। इसके बेसिस पे सरकार क्या करती है? सरकार ट्रैक करती है कि लेट से अमेजोन ने जगमोहन के, अमेजोन जब भी वो टीसीएस 10 रुपए पे करेगा सरकार को, अमेजोन कहेगा कि 10 रुपए मैंने जगमोहन से कलेक्ट करे, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार उसकी बैक कैलकुलेशन करेगी कि 10 रुपए अगर उसने जगमोहन से कलेक्ट करे तो बैक कैलकुलेशन 1,000 रुपए की जगमोहन ने सेल करी है, तो क्या जगमोहन ने 18 रुपए का जीएसटी पे करा है? नहीं करा। दिस इज द रीजन, ठीक है। सिर्फ लॉ पढ़ना और लॉ को समझना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंटेंट, ठीक है। सी सरकार पागल नहीं बैठी, लिटरली सरकार पागल नहीं बैठी, ठीक है। आई नो डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पागल है जो वो इस अभी हरकतें कर रहा है, बट सरकार पागल नहीं बैठी। हमें देखो इसी पे चलना है। अब जितने भी किसी के भी खिलाफ हो, आई कांट टेक नेम्स, बट बस, ठीक है। अगर लॉ मेकर्स आर नॉट जस्ट मेकिंग लॉज, दे हैव इंटेंट, ओके, दे हैव सम लॉजिक इन देयर माइंड। सो उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि जगमोहन जगमोहन से 10 रुपए लिए अमेजोन ने सरकार को दिए। सरकार क्या करती है? बैक कैलकुलेशन, और उसके बेसिस पे जगमोहन को 18 रुपए पे करने हैं। अगर जगमोहन ने 18 रुपए पे नहीं करे तो जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा? जगमोहन को एक नोटिस इशू करेगा कि हमारे अकॉर्डिंग आपको 18 रुपए पे करने थे, आपने नहीं करे, आप मुझे रीजन बताओ, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम सेक्शन पे, एंड सेक्शन से भी पहले एक बार हम इसकी चार्ट पे आते हैं, बिकॉज देर आर नाउ सर्टेन अदर न्यूएंसेस अराउंड दिस कॉन्सेप्ट। बट अगर आपको ये समझ आ गया, मोटा मोटा आपका टीसीएस कंप्लीट, टीसीएस इज डन। अब सिर्फ हम थोड़ी लिमिट्स पढ़ लेंगे, ड्यू डेट्स पढ़ लेंगे, बस ऐसी सब चीजें, बट टीसीएस इज कंप्लीट। देखते हैं। सो जैसे हमने अभी देखा, ई कॉमर्स का क्या मतलब है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ, इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स
ओवर डिजिटल नेटवर्क या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है विच इज सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, देन इट इज कंसीडर्ड एज ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? कोई भी बंदा जो ओन, ऑपरेट और मैनेज करता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट, टीडीएस हम सेपरेटली कवर करेंगे। टीसीएस, ठीक है। नाउ टीसीएस कब कब अप्लाई होता है इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। जैसे हमने अभी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टीसीएस लगेगा या नहीं लगेगा। इसी तरीके से जीएसटी, ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो टीसीएस अगर लगा तो जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर। अगर टीसीएस नहीं लगा तो जीएसटी कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहले डायरेक्टली उसी पे आते हैं, इसको छोड़ो। सो सेक्शन 9(5) तो एक्चुअली क्या है कि सेक्शन 9(5) जो मैंने बताया, मतलब जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लायबिलिटी है टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट और पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू 5 सर्विसेज नोटिफाई करी हुई है, ठीक है। इन 5 सर्विसेज के अलावा कुछ भी अगर होगा तो उस पर टीसीएस लग जाएगा। उसमें भी एक दो कंडीशंस है, वो हम देखेंगे, बट 5 सर्विसेज जो स्पेसिफाइड है जिसपे टैक्स कौन, जीएसटी कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो देखते हैं। एंड एग्जांपल से देखेंगे ताकि आपको याद रहे। जैसे मैंने बोला था ओला उबर, ओला उबर क्या सर्विसेज देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। तो सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, एनी मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस। ओमनीबस क्या होता है? ओमनीबस इज बेसिकली शटल। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इट इज शटल, ठीक है। वो सब आप सबको पता होगा, उबर शटल सुना होगा, ठीक है। अब यहां पे तो उन्होंने पहले बोला एक्सेप्ट ओमनीबस, लेकिन नेक्स्ट एंट्री में उसको कवर कर लिया, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पर्सन जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी, तो सर इसका मतलब उबर शटल यहाँ पे फॉल नहीं हुआ। वैसे उबर शटल फॉल यहाँ पे होगा या नहीं होगा, वो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले हमने देखा, अगर कोई भी थर्ड पार्टी सप्लायर्स, ध्यान से सुनना अगेन, ध्यान से, अगर कोई भी थर्ड पार्टी सप्लायर, एक सप्लायर जगमोहन, जगमोहन इज द सप्लायर, वो क्या कर रहा है? वो मेरे उबर के थ्रू कैब सर्विसेज दे रहा है, तो इस केस में उबर को टैक्स पे करना है। इतना क्लियर है? नाउ उबर शटल में अगर कोई अगेन जगमोहन है जो शटल सर्विसेज उबर के थ्रू दे रहा है, तो भी मेरे को ही टैक्स पे करना है, उबर को ही टैक्स पे करना है। लेकिन अगर जो ये शटल सर्विसेज या ओमनी बस की सर्विसेज जगमोहन नहीं, लेट्स से दे रहा है कोई जगमोहन ट्रैवल्स एजेंसी एंड कंपनी, ठीक है, जगमोहन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, जगमोहन ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है? उबर के थ्रू ओमनीबस की सर्विसेज दे रहा है। उस केस में रीजनिंग याद करो, इंडिविजुअल्स हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सरकार उनके ऊपर बर्डन नहीं डाल सकती। लेकिन ये तो कंपनी है, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कंपनी है, भाई कंपनी पे करेगी। उबर कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम आउट। हमारे यहां ऐसा ही होता है, सिंपल, ठीक है। सो याद रखना, लेकिन ये जो कंपनी वाली एक्सेप्शन है, दैट इज ओनली इन केस ऑफ ओमनीबस एंड नॉट इन केस ऑफ नॉर्मल। ये प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पहले हम ये देखते हैं, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस, ठीक है। तो स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस को हम बहुत डिटेल में समझेंगे 9(5) जब पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस 9(5) नहीं है, अभी हमारा फोकस टीसीएस है। 9(5) को सिर्फ हम बाहर कर रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास कि अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विसेज, जोमैटो और स्विगी, आगे रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर कोई दे रहा है अदर देन सर्विसेज सप्लाइड लोकेटेड, तो स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस ना ऐसे डिफाइंड है कि अगर कोई लेट्स से होटल है, ठीक है, एक होटल है और उसी का रेस्टोरेंट है, ठीक है, और उस होटल का जो रेंट अकोमोडेशन है वो
एक रूम का पर नाइट, ये पर डे और पर डे नाइट एक रूम का रेंट 7500 से अगर ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड प्रेमाइसिस में फॉल होता है। इस तरीके से ऐसा समझ लो बड़े बड़े होटल, सिंपल अभी के लिए समझते हैं बड़े होटल। जैसे मैंने बोला छोटे मोटे अगर कोई ऐसे होटल है उनके ऊपर सरकार बर्डन नहीं डाल सकती, बड़े होटल है भाई वही करेगा, जोमेटो और स्विगी अपना हाथ खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो हमने 3 देखे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय टैक्सी, मोटरसाइकिल, कैब्स एंड ऑल। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनी बस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग दो सर्विसेज इज द कंपनी। जो सप्लायर है वो जगमोहन नहीं है, वो जगमोहन प्राइवेट लिमिटेड है। एंड थर्ड हमने देखा अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेप्ट वेयर, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब ये दोनों सेम कैटेगरी में है और इसमें ना एक थोड़ी सी बात अलग है। ठीक है, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग accommodation hotel inn guest houses club campsite meant for residential lodging purpose except, अभी रुक जाओ सिर्फ इतना देखते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब है होटल, तो यहाँ पे क्या आ गया ओयो। ठीक है, अगर इन नेम से याद रखोगे ना आपको याद रहेंगी सारी सर्विसेज। ठीक है, तो ओयो की जो सर्विसेज है, अगर जगमोहन है, सर आप तो जगमोहन के पीछे पड़ गए, कभी जगमोहन कंपनी बन जाता है, कभी कैब ड्राइवर, कभी सप्लायर, जो है जगमोहन है। ठीक है, तो अब जगमोहन ने क्या करा, जगमोहन ने अपना एक होटल खोला और जगमोहन ने क्या करा, वो लिस्ट कर दिया ओयो पे। एक बायर आया, ओके लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, एक ही आया, कपल नहीं एक ही आया, लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटीज। एक अकेला इंसान आया, सर एक अकेला इंसान जाता ही नहीं है ओयो में। ठीक है भाई पढ़ाई कर ले। ओके, तो एक कोई पर्सन आया, ठीक है, उसने ओयो पे बुकिंग करी, आया रहा गया। अगेन सप्लायर, सप्लायर कौन है, वो जगमोहन, जगमोहन का होटल था वो, मेरा नहीं था। ठीक है, जगमोहन का था, जगमोहन ने सर्विसेज दी रिसिपिएंट को, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा, ओयो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग का पेंटिंग, बस इतना पढ़ते हैं। अगेन ये हो गया अर्बन कंपनी। ठीक है, नॉट अर्बन क्लैप, उसका नेम चेंज हो चुका है, इट्स अर्बन कंपनी नाउ, अर्बन कंपनी, स्नैपबिट, ये सब जो है। ठीक है, तो ये वाली भी सर्विसेज के लिए सप्लायर जो एसी रिपेयर करने वाला है, आपके घर आया, आपके घर सर्विसेज प्रोवाइड करके चला गया, टैक्स लेकिन सरकार को कौन पे करेगा, अर्बन कंपनी। लेकिन इन दोनों को मैंने मार्क इसलिए किया, इसमें ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, उस केस में फिर वो सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। क्या 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 बोल गए आप? तो सरकार क्या कहती है कि इन दो केसेस में, ओयो और अर्बन कंपनी, इन दो केसेस में जो सप्लायर है, अगर वो बड़ा सप्लायर है, ठीक है, तो वो खुद ही टैक्स पे करेगा। उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करने की नीड नहीं है। जैसे कि लेट्स से अगर एक होटल, सॉरी एक लेट्स से जगमोहन स्वीट्स जगमोहन स्वीट्स है, ठीक है, वहां से मैंने ऑर्डर किया फूड, छोले भटूरे मंगाए, ठीक है, दैट्स माय फेवरेट बाय द वे। तो छोले भटूरे मैंने ऑर्डर करे जगमोहन स्वीट से, ठीक है, जगमोहन स्वीट्स तो बहुत बड़ा नाम है लेट्स से, एंड उसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। ठीक है, तो 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर एंड उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। अगर उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए तो सरकार कहती है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे फिर बर्डन नहीं डालोगे, वो ऑलरेडी अपने रिटर्न्स फाइल कर रहा है, वो ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहा है, तो इसका भी जीएसटी वो पे करते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अगर ओयो और अर्बन कंपनी के केस में, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैंने जस्ट जल्दी जल्दी में जस्ट जोमेटो का एग्जांपल ले लिया। जोमेटो के केस में भी ऐसा है कि बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है उससे हम उन्हीं से लेंगे टैक्स, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें अलग रिक्वायरमेंट है, वो हम अलग से देखेंगे। सो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ ओयो
और अर्बन कंपनी में, मतलब हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, ये सारी सर्विसेज और अकोमोडेशन सर्विसेज। इस केस में अगर सप्लायर इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन तो सप्लायर डायरेक्ट ही क्या कर ले, टैक्स पे करे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे नहीं करना। ओला उबर के केस में उन्हें ही टैक्स पे करना है। उबर शटल के केस में अगर कंपनी है सप्लायर तो उसको पे करना है, वरना ओला उबर को करना है। ठीक है, जोमैटो के केस में जोमैटो को करना है, अदर देन सम स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस। ठीक है, और अर्बन कंपनी और ओयो के केस में इन्हीं दोनों को पे करना है, एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर इज लायबल टू obtain registration under section 22 of CGST Act. इन सिंपल टर्म्स, सप्लायर की 20 लाख से टर्नओवर ज्यादा हो चुकी है और सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, इन सब केसेस में एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो अब जैसे, ठीक है, अगर कंपनी है, ठीक है, अगर उबर शटल के केस में जो सप्लायर है वो कंपनी है, उस केस में टीसीएस लग जाएगा। दिस इज द क्रॉस कनेक्शन बिटवीन ऑल दिस। अगर 9(5) लग रहा है वेल एंड गुड, 9(5) नहीं लग रहा तो टीसीएस लग जाएगा। उसमें भी एक दो कंडीशन है जो हम देखते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कुछ नहीं लगेगा, फिर वही सप्लायर को ही पे करना है। ठीक है, तो सप्लायर को पे करना मतलब टीसीएस नहीं आएगा। फिर अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, 9(5) में आ गया तो टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स किसको पे करना है, जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। अगर 9(5) नहीं लगा तो टीसीएस आ जाएगा, टैक्स किसको पे करना है, सप्लायर को, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है। क्लियर है? अच्छा, जो रेट है टीसीएस का, ठीक है, टीसीएस का रेट इज 0.5%। सो टीसीएस का रेट इज 0.5% सीजीएसटी, 0.5% इज द टोटल रेट, 0.5% आईजीएसटी। अगर मेरी जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा 0.25%, 0.25%। ठीक है, तो सपोज अ सर्टेन प्रोडक्ट इज सोल्ड एट दिस मच इंक्लूडिंग जीएसटी। हमेशा याद रखना टीसीएस जो अप्लाई होता है, अच्छा हाँ, टीसीएस जो अप्लाई होता है वो टीसीएस को हटा के, मतलब जो टैक्सेबल, जो मेरी बेस वैल्यू है उस पे होता है। तो 1000 रुपए पे 0.5% लगेगा, विच विल बी अराउंड कितना, 5 रुपए। हाँ, 1000 रुपए पे 0.5% 5 रुपए। अगर मेरा इंटरस्टेट है तो 5 रुपए लग जाएगा आईजीएसटी। अगर मेरा इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 2.5 रुपए का सीजीएसटी एचएसटी। ठीक है, नाउ हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स? ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर अगर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सप्लायर ट्रांजैक्शन कर रहा है, फर्स्ट ही शुड बी रजिस्टर्ड। ठीक है, ही शुड बी रजिस्टर्ड। ठीक है, वो कहां से आ रहा है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो every e-commerce operator not being an agent has been mandated to collect TCS on net value of taxable supplies, net returns made through it by supplier, where ECO collects consideration on behalf of such supplies. Very 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 important. अगर लेट से अमेजॉन एक जगमोहन जगमोहन ने राजू को आईफोन दिया, ठीक है, और जगमोहन ने राजू को बोला भाई तू मेरे को ना अलग से पे कर दे, अमेजोन को छोड़, अमेजोन से मत पे कर। ठीक है, या फिर मैंने अरेंजमेंट ही ऐसे कर रखा है कि अमेजोन कभी भी मेरे बिहाफ पे, जगमोहन के बिहाफ पे अमेजोन कभी भी पेमेंट कलेक्ट नहीं करेगा, पेमेंट डायरेक्टली जगमोहन राजू से लेगा। जब मेरी कंसिडरेशन बायर से कलेक्ट होती है आउट ऑफ द मार्केट प्लेस, उस केस में कभी भी टीसीएस नहीं आएगा। टीसीएस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब कंसिडरेशन जो है इस पूरी सप्लाई की, जगमोहन से राजू की कंसिडरेशन इज रूटेड थ्रू अमेजोन, तभी लगेगा मेरा टीसीएस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कम्स द क्वेश्चन, अच्छा सर अब क्या किया जगमोहन ने इस महीने, ठीक है, अच्छा मंथली बेसिस पे रिटर्न होती है, यू नो जीएसटी में सब कुछ मंथली बेसिस पे चलता है जनरली। ठीक है, तो जगमोहन ने क्या किया, 5 सप्लाई करी, ठीक है, 10-10 हजार की। तो सर कितने पे लगेगा मेरा टीसीएस, में कितने पे कलेक्ट करूं? ठीक है, तो टीसीएस मुझे हर ट्रांजैक्शन पे कलेक्ट करना है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन पे, तो हर 10,000 पे मैं 0.5% का टीसीएस कलेक्ट करके अपने पास रखूंगा अमेजोन। ठीक है, लेकिन लेट से क्या हुआ कि इस मंथ 1 में
मंथ 1 में सेल हुई 10,000 की, ठीक है, तो इस पे टीसीएस आ जाएगा एट द रेट ऑफ 0.5%, करेक्ट। अब मंथ 2 में क्या हुआ, सेल हुई 50,000 रुपए की, तो इस पे टीसीएस कितना आ जाएगा, एट द रेट 0.5%। बट पिछले महीने जो सेल हुई थी 10,000 रुपए की, वो रिटर्न हो गई इस मंथ। सेल रिटर्न इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो, ऑफ कोर्स आपने अकाउंट्स में इतना पढ़ा है, ठीक है। तो सेल रिटर्न हो गई 10,000 रुपए की, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए थोड़ा मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये कहीं भी आपके कोर्स में नहीं लिखा हुआ, बट प्रैक्टिकल साइड पे मेरे को जाना पड़ेगा टू एक्सप्लेन। सो सॉरी वेट, तो हमारा जो जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी में क्या होता है, जो टीसीएस रिटर्न होती है हमारी, जो मेरी टीसीएस रिटर्न होती है, सो क्या होता है, amazon को क्या करना होता है, मंथली टैक्स कलेक्ट करना है हर सप्लायर से, ठीक है। अगर ऑफ कोर्स कंसिडरेशन उसके थ्रू रूट हो रही है, विच इज एवरी केस, ठीक है। तो हर सप्लायर से टीसीएस कलेक्ट करना है, और उसके बाद अगले महीने की 10 तारीख तक वो टीसीएस उसे डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट के पास, वाइल फाइलिंग रिटर्न GSTR 8, ठीक है। इस केस में उसे क्या फाइल करना होता है, GSTR 8। ये दिस इज ड्यू बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। GSTR 8 फाइल करनी होती है हर महीने, हर अगले महीने की 10 तारीख तक, और टीसीएस पे करना होता है सरकार को। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या, अच्छा GSTR 1 में क्या होता है, मैं इनवॉइस डिटेल्स देता हूं। तो क्या GSTR 8 में मैं हर इनवॉइस, आप इमेजिन करो Amazon, एक, लेट्स जस्ट इमेजिन Amazon जिसपे एक दिन में लाखों ट्रांजैक्शन हो रही है ऑल ओवर इंडिया, उसको अगर अपनी मंथली रिटर्न फाइल करनी हो और उसमें सारे इनवॉइस की डिटेल्स देनी हो, माय गॉड, इट विल बी वेरी 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 टीडियस टास्क। इट विल बी वेरी टीडियस, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन compliances of some big e-commerce operator. I have seen. आई कैन अंडरस्टैंड उनका कितना बड़ा डेटा होता है, लिटरली उनकी 100 GB की फाइल्स होती हैं, एंड दैट इज जस्ट डंप, इट इज नॉट इवन वर्किंग। वो 100 GB का डेटा हमें डाउनलोड करके उसको प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, जिसके लिए वी यूज आर ओन टूल्स। Okay, sorry, wrong statement, not our own tools, but certain tools, certain technology that we use to convert those files into, you know, द फॉर्मेट दैट वी नीड, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं डिटेल्स अभी स्पेल आउट नहीं कर सकता, ठीक है, बट बहुत टीडीएस टास्क होता है, बहुत टीडीएस, ठीक है। और उनका उनका 9-5 वाला होता है एक्चुअली, इसलिए टीडीएस, इसलिए इतना कुछ है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, नाउ टीसीएस के केस में हमें जो रिपोर्टिंग करनी होती है, GSTR 8 जो होती है, उसमें हमें सप्लायर वाइज डेटा रिपोर्ट करना होता है। हाँ, इसका मतलब मुझे इनवॉइस वाइज नहीं करना, नो। अगर इस महीने मेरी 10 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे को टीसीएस रिटर्न में 10 करोड़ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करनी। मेरे को क्या करना है, लेट्स से हर 10 सप्लायर थे, हर सप्लायर से मेरी 1-1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है, तो मैं क्या करूंगा, हर सप्लायर का नाम सिलेक्ट करके उसके आगे रिपोर्ट कर दूंगा कि इससे मैं 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई और मैंने टैक्स कलेक्ट किया 0.5%। ऐसे ही हर सप्लायर के आगे मैं रिपोर्ट कर दूंगा, बस मेरा काम खत्म। तो मैं क्या रिपोर्ट करूंगा, जो डेटा है दैट आई विल बी रिपोर्टिंग ऑन सप्लायर वाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लायर वाइज, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे अब जो हमने एग्जांपल लिया था, मंथ 1 में एक ही सप्लायर है लेट्स से,
10,000 की सेल हुई, टीसीएस मैंने कलेक्ट करके सरकार को दे दिया। मंथ 2 में 50,000 की सेल हुई, मैंने टीसीएस कलेक्ट करके अगेन सरकार को दे दिया, लेकिन सेल रिटर्न भी हुई 10,000 की। ठीक है, अब क्या करें? तो इस केस में सप्लायर वाइज जैसे मैंने बोला, तो मैं क्या करूंगा, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालूंगा विच विल बी 40,000। तो मेरे को एक्चुअली क्या करना है, मेरे को 10,000 रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को 50,000 पे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, मेरे को सिर्फ 40,000 पे टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को देना। ठीक है, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे हम देते हैं नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, विच विल बी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज माइनस taxable supplies return to suppliers। ठीक है, of course other than notified services under 9595 कभी भी कंसिडर नहीं होगा for the purpose of computation of TCS, it is out of scope of TCS। ठीक है, now a very important question जो ideally आप लोगों को आना चाहिए बट आया है या नहीं पता नहीं। ठीक है, एक सॉरी, व्हाट इफ यहां पे मेरी मंथ 2 में सेल हुई 1,000 और सेल रिटर्न हो गई 10,000। ओ ओ ओ, अब क्या करेंगे? इस पे मेरा टीसीएस, ठीक है, मैं अभी बहुत रैंडम फिगर ले रहा हूं, लेट से आया, चलो ले लेते हैं ना 5 रुपए, और इस पे मेरा टीसीएस जो मैंने मंथ 1 में किया था दैट इज 50। अब क्या करेंगे? क्या 45 रुपीज में सर वापस दो वापस दो वापस दो, और सरकार कहेगी लो लो लो, है ना? एक बात याद रखना बेटा, सरकार पूरे जीएसटी में ये बात याद रखना, सरकार जब तुमसे पैसा लेगी ना, हाथ पांव और पता नहीं क्या क्या खोल के लेगी। मतलब खुले दिल से पैसा लेगी, लेकिन जब भी सरकार को तुम्हें पैसे देने होंगे ना, नखरे करेगी, बहुत बहुत नखरे करेगी, या देगी ही नहीं। याद रखना जीएसटी का। प्लीज गाइस, आई एम ट्रस्टिंग यू, ये सब तुम प्लीज मत डाल देना, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। नो, ओके, सो जस्ट अ जनरल रूल, बिकॉज सी एवरीवन, ठीक है, डिलीजेंट पर्सन, ठीक है, सरकार इज वेरी डिलीजेंट, डिलीजेंट पर्सन विल ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, अगर मैं तुमसे लेट्स से तुम्हें आज पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तुम ले लोगे पैसे, लेकिन जब तुम्हें देने होंगे पैसे यू विल कैलकुलेट, राइट? इसी तरीके से सरकार करती है। आई हैव टू कवर अप। ओके, कमिंग बैक, तो अब क्या हुआ, 5 रुपए का टीसीएस मुझे सरकार को देना है, लेकिन 50 का तो रिटर्न हो गया। तो जब भी सरकार ने ये क्लियर किया थ्रू एफएक्यूज, जब भी मेरी जो नेट लायबिलिटी है टीसीएस की अगर नेगेटिव बन रही है, तो उस मंथ में हम टीसीएस को इग्नोर करेंगे। तो मुझे 5 रुपए नहीं देने गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट से नेट में 45 रुपीज लेने बनते थे। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो मेरे को गवर्नमेंट को वो पैसे नहीं देने, उस मंथ में मेरे को इग्नोर करना है, नील रिटर्न फाइल करनी है बेसिकली। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, वो आराम से देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने ये कवर कर लिया, कूल। नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हमने कवर कर लिया था। डिपॉजिट ऑफ टीसीएस बाय इको टू गवर्नमेंट, तो विद इन 10 days, 10th इज द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर रेट, विद इन 10 days देना होता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन, मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर सेलिंग हिज own products through a website hosted by him. Does he fall under the category or definition of electronic commerce operator? Whether he is required to collect TCS on such supplies? Please थोड़ा ध्यान से सोचो, pause the video, ध्यान से सोचो। I am continuing, ठीक है। मिस्टर एक्स सप्लायर है, अपने प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा है, ठीक है। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब है एक बंदा जो ओन, मैनेज और ऑपरेट करता हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक एक मीडियम को मैनेज करे? वेबसाइट इज अ मीडियम जो हमने डिस्कस किया था, यस।
मिस्टर एक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, यहाँ पे कुछ सर्विसेज तो स्पेसिफाई कर ही नहीं है, तो इसका मतलब 9(5) में तो वो फॉल हो नहीं रहा, 9(5) में नहीं हो रहा तो वो टीसीएस में फॉल हो जाएगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। चलो जी, जय माता दी। नो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं मैंने बताया बट शायद आप मिस कर गए। मैंने बोला मैं अमेजोन हूं, जगमोहन मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहा है। क्या मैंने ये बोला कि अमेजोन अपनी सप्लाई अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहा है? नो। क्या अमेजोन ऐसा कर सकता है? यस। ब्लिंकिट, ब्लिंकिट कभी भी अगर आपको सेल करता है, ब्लिंकिट अपने नाम से सेल करता है। कभी भी ब्लिंकिट का इनवॉइस देखना, कभी भी थर्ड पार्टी सप्लायर का नाम नहीं आता। ये नहीं लिखा होगा कि आपके जो आपके किराना स्टोर यहाँ पे कोने पे है उसने सप्लाई करी है। नो, ब्लिंकिट हमेशा मैन्युफैक्चरर से खरीद के अपने पास लाता है, अपनी ब्रांडिंग करता है, अपने नाम से बेचता है। तो ब्लिंकिट क्या कर रहा है? अपने प्रोडक्ट्स, अपनी ब्रांडिंग के प्रोडक्ट्स अपने नाम से अपनी वेबसाइट पे बेच रहा है। तो इट इज नॉर्मल ट्रांजैक्शन। सप्लायर इज ब्लिंकिट। तो सप्लायर को टैक्स कलेक्ट करना है बायर से और सरकार को देना है, दैट्स इट। नो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सॉरी नो टीसीएस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है बट टीसीएस नहीं है। टीसीएस में 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड पार्टी सप्लायर होने चाहिए, कंसिडरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होनी चाहिए। थर्ड पार्टी सप्लायर ही नहीं है तो टीसीएस का कॉन्सेप्ट क्या, 9(5) का कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही सप्लायर, और सप्लायर को ही तो टैक्स देना होता है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट। एग्जाम वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मिस्टर ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, ठीक है। In turn, Mr. A is selling them on his own website under his own billing. याद करो मैंने बताया था क्या, Amazon का इनवॉइस देखना, सप्लायर जगमोहन होगा, सप्लायर Amazon नहीं होगा। अगर Amazon अपने आप को सप्लायर बोल रहा है, इसका मतलब यही वाला केस है। तब Amazon ने क्या किया, कुछ गुड्स खरीदे, फिर उसको अपनी ब्रांडिंग लगाई और अपने नाम पे बेच रहा है। अगर वो अपने नाम पे बेच रहा है तो टीसीएस नहीं आएगा, वही सप्लायर है। Amazon खुद सप्लायर बन के जीएसटी कलेक्ट करेगा और पे कर देगा सरकार को, टीसीएस नहीं देगा। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अगर थर्ड पार्टी सप्लायर है तभी टीसीएस आएगा। थर्ड पार्टी सप्लायर नहीं है, मैं यूनिक्लो है, यूनिक्लो अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट्स बेच रहा है, बेचे, किसने रोका? टीसीएस नहीं आएगा। जब मेरे को ही टैक्स पे करना है, मैं अपने टैक्स पे, मैं टीसीएस, अपना ही टीसीएस खुद कलेक्ट करूं, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, रेड विद रूल 12। ठीक है, ये क्या कहता है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड। इररिस्पेक्टिव आप अपनी वेबसाइट से ₹1 का सामान बिकवा रहे हो या फिर आप 1 करोड़ का बिकवा रहे हो, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, देन फाइलिंग ऑफ मंथली एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट। तो मंथली आपको जीएसटीआर 8 फाइल करनी होती है जैसे मैंने बताया, और एनुअली आपको जीएसटीआर 9B फाइल करनी होती है। यस, जीएसटीआर 8 फाइल करने की जो हमारी टाइम लिमिट होती है वो होती है within 10 days, और 10th of the next month is the due date basically, and 9B फाइल करने की 31st December of the subsequent financial year। ठीक है, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेट पहले मैं देख लूं सारे, बाकी सारे हो गया। ठीक है, अब थोड़ी बहुत चीजें हैं। ठीक है, जैसे कमिश्नर है, कमिश्नर के पास ये पावर है कि जो ये ड्यू डेट है मंथली और एनुअल स्टेटमेंट की, वो एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, बहुत कॉमन चीजें हैं, नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। देन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से थोड़ा रेलिवेंट हो सकता है। अब एक बात बताओ, सप्लायर जगमोहन, ठीक है, बायर तुम लोग राजू, ठीक है, लेकिन अब इन सब के बीच Amazon ने क्या करा, यहां से यहां सिर्फ सेल को फैसिलिटेट कराया, मतलब हेल्प करी सेल करने में। नाउ अब क्या इस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड
अमेजोन को मेंटेन करने जरूरी है क्या? अमेजोन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन मेंटेन करनी जरूरी है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन अंडर जीएसटी जो क्या कहता है कि एक ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीसी, नॉट वेरी रेलिवेंट, ठीक है, कैन इश्यू नोटिस टू ऑपरेटर asking him to furnish details relating to volume of goods or services supplied, stock of goods lying in his warehouse. वो ऑफिसर अमेजोन को बोल सकता है मेरे को अपनी डिटेल्स दो कि तुमने कितनी सप्लाई करवाई है इस महीने या पिछले साल, मुझे अपनी डिटेल्स निकाल के दो, या फिर तुम्हारे वेयर हाउस में जो गुड्स पड़े हैं उन सबकी मेरे को डिटेल्स दो, कौन से सप्लायर का है, क्या है, ये सब, ठीक है। देन इस केस में 15 वर्किंग डेज में मुझे रिप्लाई करना होगा, एंड अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो सेक्शन 122 की पेनल्टी मेरे ऊपर लग जाएगी, ठीक है, विच मे बी अप टू 25,000, ठीक है। 122 में जो पेनल्टी है वो लग जाएगी एंड 25,000 तक की। एक चीज याद रखना, 25,000 इज अंडर सीजीएसटी ओनली, तो अगर टोटल लाइबिलिटी की बात हो विच इट विल बी 50,000, 25 सीजीएसटी, 25 एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी है तो 50,000। कूल, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे एक बात बताओ, क्या टीडीएस और टीसीएस किसकी जेब से जा रहा है? चलो बताओ किसकी जेब से जा रहा है। एक बार ना मैं वापस आ जाता हूं मेरे डायग्राम पे, या चलो पहले ना कंप्लीट कर लेते हैं, सेक्शन पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा जो एक मेरे को डिस्कस करना है ये एक बार एंड में करते हैं, पहले सेक्शन को पढ़ के खत्म करते हैं। जस्ट सेक्शन रीड एंड इट्स डन, खत्म। टीसीएस इज डन बाय द वे। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से टीसीएस इज कंप्लीट। यू कैन यू नो सी द वीडियो, यू कैन लाइक पॉज द वीडियो, यू कैन लाइक रीड द सेक्शन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है सेक्शन की, एंड देन दैट्स इट, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, ओके। बट एक पॉइंट मेरे को प्रैक्टिकल का डिस्कस करना है, वो करेंगे लास्ट में। नाउ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रारी, सॉरी हाइलाइटर लेते हैं। Notwithstanding anything to the contrary contained in the act, मतलब this provision overrides everything, पूरे एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा भाड़ में गया, ये पढ़ो तुम, ठीक है। Every electronic commerce operator not being an agent shall collect amount calculated at such rate not exceeding 1%. So 1% is the maximum limit which is provided under act, लेकिन नोटिफिकेशन के थ्रू ये जो 1% की लिमिट है इसको रिड्यूस किया हुआ है कितना, 0.5% पे। As may be notified on recommendation of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers. Other, मैं अपने सप्लाई अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करूंगा तो टीसीएस नहीं आएगा। अदर सप्लायर जब मेरे प्लेटफॉर्म पे करेंगे, अदर सप्लायर्स, ठीक है, वेयर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाईज इज कलेक्टेड बाय मी, ठीक है। टू कंडीशन, अदर सप्लायर और मेरे थ्रू कंसिडरेशन है, और किस पे होगा, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। नेम से ही पता चल रहा है नेट का मतलब है जितना आया और जितना गया, नेट। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शैल मीन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अदर देन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया 95 को हम एकदम अलग रखेंगे, ठीक है। मेड ड्यूरिंग एनी मंथ, जैसे मैंने बताया मंथली बेसिस पे है, बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ऑपरेटर reduced by aggregate value of taxable supply returned to the supplier during the said month. जितना उसने सप्लाई की, जितना मेरे थ्रू उसने सप्लाई किया माइनस जितना उसको रिटर्न आया, नेट में हम देखेंगे। और सेक्शन में कहीं नहीं लिखा कि अगर ड्यूरिंग एनी मंथ अगर नेगेटिव हो रही है नेट लाइबिलिटी तो उसको इग्नोर करेंगे। एफएक्यूज रिलीज किए थे लॉ कमेटी, जीएसटी काउंसिल में एक लॉ कमेटी होती है, उन्होंने एफएक्यूज रिलीज किए थे, उस एफएक्यू के अकॉर्डिंग ये क्लैरिटी आई है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट है पावर टू कलेक्ट अमाउंट स्पेसिफाइड शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज, ठीक है, मतलब ये जो टीसीएस है ये कलेक्ट करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, एंड इट इज विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर मोड ऑफ, मतलब अगर और कुछ रिकवरी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लायर से, तुम कुछ भी करो, जियो मरो कुछ भी करो, अगर सप्लाई हुई सरकार के लिए मुझे पैसा चाहिए, सिंपल, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि दुनिया में
यूएस ईरान पे कर रहा है अटैक, इजराइल, यूएई, आपस में जो मर्जी करो, इंडियंस बिंग इंडियंस, मुझे एलपीजी चाहिए। there are very like multiple memes on Instagram around this, so उसी से है कि कुछ भी हो रहा हो यार, amazon को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, बस एक बार कह दिया तो कह दिया, भाई ने बोला करने का तो करने का। नेक्स्ट, amount collected under subsection 1 which is TCS shall be paid to government by operator within 10 days, 10 दिनों में आपको पे करना after the end of month in which such collection is made. Every operator who collects this amount shall furnish statement electronically containing details of outward supply of goods or services or both affected through it, including supply both return during a month in such form. किस फॉर्म में करनी है? GSTR रेट। कमिश्नर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है टाइमलाइन, ठीक है। प्रोवाइड फर्दर दैट एनी एक्सटेंशन जो है, अगर कोई भी एक्सटेंशन हुआ है स्टेट कमिश्नर या फिर यूनियन टेरिटरी कमिश्नर, वो मान लिया जाएगा कि सेंट्रल के लिए भी है, ठीक है। सो अंडर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सब अलग अलग चलते हैं, राइट। तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन स्टेट ने इशू कर दी तो ये मान लिया जाएगा कि सेंट्रल के लिए भी वो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है, सिंपल, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। Next, every operator who collects amount specified in subsection 1 which is TCS shall furnish annual statement GSTR 9B electronically containing all these details and amount collected in such form before 31st day from the end before 31st day of the subsequent financial year, from the end of such, right, following the end of such financial year, subsequent financial year, ठीक है। एक्सटेंड कर सकता है, वही है कि अगर कोई भी एक्सटेंशन स्टेट में है तो वो सेंट्रल में मानी जाएगी। If any operator after furnishing the statement, very important, specifically from the point of view of MCQ, अगर मैंने let's say अप्रैल 26 है, अप्रैल 26 में मैंने एक जीएसटीआर रेट फाइल करी, बाद में मेरे को पता चला ओ शिट इसमें गड़बड़ हो गई, मैं इसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ, अमेंडमेंट इज पॉसिबल, जैसे जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट होती है, जीएसटीआर 8 में भी अमेंडमेंट पॉसिबल है, लेकिन दिस अमेंडमेंट कैन बी मेड ओनली अप टू 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बहुत टाइम है अपने पास, करेक्ट। तो इसीलिए असेसमेंट के टाइम पे अगर कोई भी टैक्स पेयर कहता है कि मुझसे गलती हो गई तो उसको कभी भी माफ नहीं किया जाता। क्यों? ऑफिसर कहता है तुमसे अगर गलती हुई, ठीक है, और तुम्हें अगर पहले पता चल गई थी ये गलती, चलो अगर बाद में पता चली दैट इज अ सेपरेट थिंग, अगर तुम्हें चल गई थी पता गलती तो तुमने 30 नवंबर, जीएसटी लॉ में ना ऑलमोस्ट हर चीज की करेक्शन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन है, ठीक है, ये याद रखना। तो इफ एनी ऑपरेटर फर्निशेस स्टेटमेंट डिस्कवर्स एनी ओमिशन, मतलब कुछ मिस हो गया मुझसे या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, अदर देन ऑडिट वॉडिट के, अगर एक बार ऑफिसर ने पकड़ लिया उसके बाद भाई नहीं अब तुम्हें इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा अगर तुम्हें पता चला तो आप रेक्टिफाई कर लो, ठीक है, लेकिन आपको इंटरेस्ट जरूर पे करना पड़ेगा अगर कुछ डीले है तो, ठीक है। फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच, जब भी आपको वो ओमिशन और इनकरेक्ट पता चला आप कर दो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। लेकिन अगर लेट से कोई टीसीएस है जो आपने कलेक्ट कर लिया लेकिन आपको पे करना था अप्रैल की रिटर्न में, आप वो पे कर रहे हो अक्टूबर के रिटर्न में, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। 18% का रेट होता है, सेक्शन 50 जब हम रीड करेंगे उसमें आ जाएगा, 18% पर एनम का रेट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो ये रेक्टिफिकेशन है, नो सच रेक्टिफिकेशन शैल बी अलाउड आफ्टर 30th November following the end of financial year or the actual date of furnishing relevant annual statement whichever is earlier। मतलब कि जो ये रेक्टिफिकेशन है, ये रेक्टिफिकेशन मैं कब तक कर सकता हूँ, या तो 30 नवंबर अगले फाइनेंशियल ईयर तक के, या फिर जब तक मैं अपनी एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर देता। इट इज नॉट ड्यू डेट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, इट इज एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट। तो लेट्स से मैंने 1 नवंबर को एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर दी पूरे साल की, 25-26 की, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट इज लाइक, मतलब इट इज नॉर्मल थिंग कि जब मैंने पूरे साल की 1 नवंबर को फाइल कर दी तो मेरे को पता चल गया होगा ना कि क्या गड़बड़ है, तो मुझे पहले ही ठीक कर देना चाहिए था। व्हाई शुड आई वेट टिल 30th, करेक्ट। तो 30th नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्ली, तब तक ही रेक्टिफिकेशन अलाउड। नेक्स्ट,
Supplier who has supplied goods or services or both through operator shall claim credit in his electronic cash ledger of amount collected in such manner as may be prescribed. जो अभी मैं कह रहा था एक प्रैक्टिकल चीज डिस्कस करेंगे, उसके साथ ये डिस्कस करेंगे. सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, अगर Amazon ने 10 रुपए का TCS कलेक्ट करके सरकार को दिया, ठीक है, वो 10 रुपए सप्लायर को मिल जाते हैं और सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो दो लेजर्स मेंटेन होते हैं हमारे जीएसटी पोर्टल पे, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर. सिंपल अभी समझो, कैश क्रेडिट को आराम से समझेंगे. कैश लेजर क्या है? जिसमें पैसा होता है, ठीक है. तो टीसीएस Amazon ने सरकार को दिया 10 रुपए, सरकार कहती है 10 रुपए ठीक है, अब वो कहती है जा सप्लायर ये ले 10 रुपए, जी ले अपनी जिंदगी. सिंपल. ओके, सॉरी, ठीक है. देन नेक्स्ट, एनी अथॉरिटी नॉट बिलो रैंक ऑफ डीसी शैल सर्व अ नोटिस. क्या करेगा और किस किस की डिटेल्स मंगा सकता है? जो भी सप्लाईज हुई है थ्रू सच ऑपरेटर, या फिर जो भी स्टॉक, जो भी वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा है उससे रिलेटेड वो डिटेल्स मांग सकता है. एवरी ऑपरेटर जिसको ये नोटिस मिला है 15 दिन में उसको रिप्लाई करना पड़ेगा. अगर वो रिप्लाई नहीं करता, ठीक है, तो उस केस में वही है, उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है विच में एक्सटेंड अप टू 25,000 ओनली अंडर सीजीएसटी. एसजीएसटी के अंडर अलग से 25,000, टोटल 50,000. ठीक है. कंसर्न सप्लायर मतलब जो भी सप्लायर है. ठीक है, परफेक्ट. ये मेरा पूरा हो गया, आपका टीसीएस कंप्लीट हो चुका है. डन. नाउ अब एक जो बड़ा पॉइंट वो हम देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी है. अब एक बात बताओ, क्या जैसे आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा है, इनकम टैक्स में, ठीक है, जो भी मेरा टीडीएस या टीसीएस होता है, क्या वो कभी भी एडिशनल कॉस्ट बनती है? इसकी वजह से, टीसीएस की वजह से अमेज़न या फिर सप्लायर कहेगा, तो अभी अगर इसी एग्जांपल पे रहे तो सप्लायर कहेगा यार मेरे को मिलने चाहिए थे 1062, मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए थी? 1062 की. चलो ठीक है, कमीशन लिया अमेज़न ने, मैं मान गया. अमेज़न ने उस पर टैक्स भी लिया, मैं मान गया. लेकिन ये 10 रुपए अमेज़न ने मेरे से एक्स्ट्रा ले लिए, तो यार मेरी पेमेंट तो कम हो गई. तो अच्छा, अमेज़न क्या कहेगा? अमेज़न कहेगा यहां से काटे यहां दिए, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा. तुम 10 रुपए बोलो, तुम 100 बोलो, तुम बोलो पूरे 1000 रुपए काट लो, मैं तो पूरे 1000 रुपए काट के तुम्हें दे दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा. अमेज़न मजे में, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा अपनी मस्ती में. सिंपल. ठीक है ना. लेकिन सप्लायर कहेगा यार मेरे को तो तुमने 10 रुपए कम दे दिए, मेरा तो नुकसान हो गया ना इन सब के चक्कर में. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेट, तुम्हें मेरी ट्रांजैक्शन ट्रैक करनी थी, ठीक है, तो मेरी ट्रांजैक्शन ट्रैक करो, मेरे से एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? या तो फिर तुम सीधा बोलो 18% नहीं है जीएसटी, फिर 18% से ज्यादा है. मेरा 180 रुपए भी कट रहे हैं उस सप्लाई पे और मेरे 10 रुपए भी कट रहे हैं, तो 19% का जीएसटी लग रहा है. फिर तो सरकार ने कहा नो. टीसीएस याद रखना, इवन अंडर जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में, टीडीएस, टीसीएस, these are only the tracking mechanism. These are no method of collecting extra tax from the taxpayer. No, it is only tracking mechanism. सरकार सिर्फ ये ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना चाहती है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर Amazon या फ्लिपकार्ट से इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या इतना टैक्स, इतना जीएसटी मेरे पास आ भी रहा है या नहीं. ओके. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने 10 रुपए लिए और सरकार को दे दिए. ठीक है. अब सरकार क्या कहती है, जैसे ही Amazon ने अपनी GSTR 8 फाइल करी, गवर्नमेंट क्या कहती है सप्लायर को, ये ले तो अपने 10 रुपए वापस ले ले, जी ले अपनी जिंदगी. सर ये क्या बात हुई? एक जगह काटे, एक जगह दे दिए, तभी तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है ना. It is not an additional cost on anyone. It is not an additional cost. आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रही सरकार. सरकार को बस ट्रैक करना है कि ऐसी कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किस वैल्यू की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ताकि वो देख पाए क्या इसके इक्विवेलेंट उसको जीएसटी मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा.
दैट्स द ओनली रीजन ऑफ गवर्नमेंट ब्रिंगिंग टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस अंडर इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, सो क्या होता है, जैसे मैं अमेजोन हूं, मैं अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करता हूँ। जैसे ही मैंने फाइल करी, जो मेरा सामने सप्लायर होता है, मैंने बोला सप्लायर वाइज डिटेल्स जाती है, इनवॉइस वाइज नहीं, ठीक है। तो जो मेरे सामने सप्लायर्स है, उनके जीएसटी पोर्टल पे एक स्टेटमेंट आती है जिसमें लिखा आता है कि अमेजोन ने इतने रुपए, इतना टीसीएस आपके नाम पे डिपॉजिट किया, फ्लिपकार्ट ने इतना टीसीएस, अगेन ये भी मंथली बेसिस पे होती है, मीशो ने इतना, मिंत्रा ने इतना, अर्बन कंपनी ने इतना, पूरी लिस्टिंग आ जाती है, ठीक है। नाउ अब उसमें सप्लायर को क्या करना होता है, सप्लायर के पास दो एक्शंस होते हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, या वो उसको रिजेक्ट करते हैं। अब रिजेक्ट क्यों करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा एक मिनट, यही चीज थी जो वहां उस टाइम सबसेक्शन में थी कि जो भी टीसीएस कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसका क्रेडिट सप्लायर ले सकता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। कंप्लीट हो गया चैप्टर, कंसेप्ट डन। चलो, लेकिन अभी एक प्रैक्टिकल चीज बाकी है। सप्लायर के पास ऑप्शन होता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। अब एक बात, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, उसके कैश लेजर में उसके पास पैसा आ जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। एक तरीके से आपका ना बैंक अकाउंट मेंटेन होता है जीएसटी पोर्टल पे, आई वुड से, तो उस पे आ जाएगा। नाउ लेट से ये 10 रुपए जैसे ही डिपॉजिट करे अमेजोन ने, सप्लायर के पास डिटेल आ गई, सप्लायर जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहली चीज, सप्लायर के पास कोई ड्यू डेट नहीं है एक्सेप्टेंस की। वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। देयर इज नो ड्यू डेट फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। नाउ एक्सेप्ट वो कभी भी कर सकता है, तो एक्सेप्ट उसने किया तो उसके कैश लेजर में ऐड हो गए, ठीक है। तो आप कहोगे सर फिर तो हर सप्लायर कहेगा भाई जो भी आ रहा है छोड़ो ना, एक्सेप्ट करो और चलते बनो। ऑफ कोर्स, आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा, ठीक है। बट एक कैच है यहाँ पे। लेट्स से एक ये 10 रुपए की ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, इसको सप्लायर ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके कैश लेजर में आ गया, लेकिन सप्लायर को पता ही नहीं है यार ये 10 रुपए क्यों काटे होंगे अमेजोन ने, मेरे को पता ही नहीं है, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसने कहा चलो अच्छा है मेरे पास कैश आ गया, मैं क्यों किसी को बताऊं, चुप रहता हूं। अब 2 साल बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिस इशू करेगी सप्लायर को। जगमोहन को बोला इधर आ बेटा, इधर आ, ओके। वो कहेगा ऑफिसर, अप्रैल 2026 में अमेजोन ने तेरे नाम पे 10 रुपए का टीसीएस कलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, या 5 रुपए का, थोड़ा सा अब क्योंकि हमें रेट पता है तो इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है, नॉट 1%, इसको मैं हटा रहा हूं। 5 रुपए का जीएसटी टीसीएस डिपॉजिट करा है अमेजोन ने तेरे नाम पे, तो लेकिन तूने 180 रुपए का उसमें मुझे टैक्स तो पे नहीं करा, सप्लाई हुआ तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तूने तो नहीं दिया। जब मोहन कहेगा सर क्या मुझे नहीं पता अमेजोन क्या कर रहा है, मेरे जीएसटी से अमेजोन क्या कर रहा है मेरे को नहीं आइडिया, मैंने कोई सप्लाई नहीं करी है, मैं टैक्स नहीं देने वाला। सर ऑफिसर कहेगा यार अब मैं कैसे मान लूं इसने नहीं करी। अब वो क्या करेगा, इसका ये स्टेटमेंट ओपन करेगा, ठीक है। सो जैसे जो अमेजोन फाइल करते हैं उसे जीएसटीआर 8 कहते हैं, इस स्टेटमेंट को टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड कहते हैं, कोई फॉर्म नहीं है इसका, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव कहते हैं। वेरी प्रैक्टिकल थिंग, नोवेयर इन जीएसटी, लाइक नोवेयर इन योर बुक, ओके, जीएसटी लॉ में भी नहीं लिखा, इट इज थ्रू प्रोसीजर्स, ओके। टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड में ऑफिसर ने ओपन करा, ऑफिसर ने देखा, अरे भाई साहब जगमोहन ने तो 10 रुपए एक्सेप्ट कर रखा है, फंसी गए हो ठाकुर, तू गई हो। अब वो कहेगा भाई एक बात बता, अगर तूने सप्लाई नहीं करी तो तूने ये 10 रुपए क्यों एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। वो कहेगा फ्रॉड कर रहा है तू, तू झूठ बोल रहा है मुझसे, और वो उसको पेनल्टी लगा देगा, इंटरेस्ट लगा देगा। वो कहेगा भाई तूने सप्लाई करी है, तूने टैक्स पे नहीं किया, मुझे चुपचाप टैक्स दे, इंटरेस्ट भी दे और पेनल्टी भी दे, क्योंकि तूने मुझसे झूठ बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए रिजेक्ट का ऑप्शन है। नाउ जगमोहन हैज द सेफ गार्ड कि अगर 2 साल, अगर ऐसी कोई अचानक से एकदम से किसी अमेजोन फ्लिपकार्ट ने जगमोहन के नाम पे 5 रुपए दिखा दिए और जगमोहन को लग रहा है ये पता नहीं कैसे आ गए, वो उसको रिजेक्ट करते। अगर 2-3 साल बाद ऑफिसर उसके पास आएगा, जगमोहन कहेगा सर देखो, पहली बात
मेरे को नहीं पता अमेजोन को क्यों मिर्गी चढ़ गई थी, उसने क्यों करा मेरे को नहीं पता। प्लस मैंने ये रिजेक्ट कर रखा है, मैंने बेनिफिट भी नहीं लिया टीसीएस का। अगर मैंने सप्लाई करी होती मैं इसको एक्सेप्ट करता और जीएसटी भी पे करता। जब मैंने सप्लाई करी ही नहीं, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया और मैंने टीसीएस पे नहीं किया। आई एम सॉर्टेड, मेरे पीछे मत पड़ो, आप अमेजोन के पीछे जाओ, सिंपल। इसलिए ये रिजेक्ट का ऑप्शन दिया, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर जीएसटी, जिसपे हमने मेजरली फोकस किया है टीसीएस पे। थर्ड पार्टी सप्लायर होनी चाहिए, कंसिडरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की होनी चाहिए, तभी मेरा टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी जो आती है वो सेल्स माइनस सेल रिटर्न नेट वैल्यू पे आती है। देन जो भी मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा अगले महीने की 10 तारीख तक मेरे को जीएसटीआर 8 फाइल करनी है और ये टीसीएस गवर्नमेंट को देना है। 9B मेरे को 31 दिसंबर अगले साल की तक 9B फाइल करनी है, एक एनुअल स्टेटमेंट। अगर कोई भी गलती हो जाती है मैं अगले महीने में उस गलती को ठीक कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड अगले साल की 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर से पहले मुझे ठीक करनी होगी। इसके अलावा मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कोई भी ऑफिसर मुझसे रिकॉर्ड्स मांग सकता है, मेरे को 15 दिन में देने होंगे, नहीं दिए तो मेरे पे 122 के अंडर पेनल्टी लग जाएगी। 25,000 सीजीएसटी की, 25,000 एसजीएसटी की, बस। और कुछ 95 की सर्विसेज हैं, जैसे ओला उबर हो गई, उबर शटल हो गई एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर इज कंपनी, रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गई एक्सेप्ट स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस, अर्बन कंपनी हाउसकीपिंग सर्विसेज, अकोमोडेशन, ओयो। इन दोनों के केस में अगर सप्लायर इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन तो 95 में कवर नहीं होगा वो, ठीक है। अगर 95 अप्लाई हो रहा है तो टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। अगर 95 अप्लाई हो रहा है तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसी को जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ठीक है। अब एक दो बस और चीजें हैं, लास्ट चार्ट्स देख लेते हैं, मतलब हो गया है, कॉन्सेप्ट इज डन, चैप्टर इज डन। नाउ एक बार चार्ट्स देख लेते हैं। नाउ टीसीएस कब लगता है? अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई हो रही हो, ठीक है। अगर गुड्स की सप्लाई है तो हमेशा 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 टीसीएस लगेगा। ऑफ कोर्स कंसिडरेशन शुड बी कलेक्टेड थ्रू मी और थर्ड पार्टी सप्लाईज होनी चाहिए। लेकिन अगर सर्विसेज की सप्लाईज है, अगर नोटिफाइड सर्विसेज है जो हमने 5 पढ़ी थी, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स जीएसटी पे करना, और इसमें हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो और इस केस में कोई भी टीसीएस नहीं आएगा। सेक्शन 95 के अंडर रिवर्स चार्ज में ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, और कोई भी टीसीएस नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज है तो टीसीएस आ जाएगा। नेक्स्ट, मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। अगर मैं अपना प्रोडक्ट अपने वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहा हूं, टीसीएस नहीं लगेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अगर मैंने प्रोडक्ट खरीदा और अपनी बिलिंग के अंडर अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा हूं, टीसीएस नहीं लगेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो। अगर मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा हूं ट्रांजैक्शन, ठीक है, अपनी बिलिंग नहीं कर रहा, मेरे अपने गुड्स नहीं है, अपनी बिलिंग नहीं कर रहा और कंसिडरेशन मेरे थ्रू पास ऑन हो रही है, टीसीएस आएगा, ठीक है। और ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर्स, और उसको फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। रेट ऑफ टीसीएस 0.5% अंडर सीजीएसटी, 0.25% अंडर सीजीएसटी, 0.25% अंडर एसजीएसटी, 0.5% अंडर आईजीएसटी। नाउ क्या आप, कैसे मैं डिटरमाइन करूं कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है या नहीं है और टीसीएस आएगा या नहीं आएगा? क्या आप ओन ऑपरेट मैनेज करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? अगर आप करते हैं तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर तो बन गए, तो देखते हैं शायद टीसीएस आ जाए। जी हाँ, करते हैं। नहीं करते, जब आप करते ही नहीं हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर ही नहीं हो, तो टीसीएस नहीं आएगा, सिंपल। क्या वेदर द सप्लायर मेक टैक्सेबल सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स, क्या मेरे थ्रू सप्लाईज हो रही है? जी हाँ। अगर नहीं तो टीसीएस नहीं आएगा। क्या कंसिडरेशन मैं कलेक्ट कर रहा हूं? जी हाँ। क्या ये सारी सर्विसेज में मैं फॉल कर रहा हूं? जी नहीं। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो टीसीएस आएगा, वरना टीसीएस नहीं आएगा। नेक्स्ट, टीसीएस, पर्सन लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कोई थ्रेशहोल्ड नहीं है, चाहे 100 रुपए की ट्रांजैक्शन है, चाहे 1000 की है, चाहे करोड़ों की है, टीसीएस आपको हमेशा कलेक्ट करना है। रेट हमने देख लिया, वैल्यू, नेट वैल्यू, सेल माइनस सेल रिटर्न, ड्यू डेट 10th और जीएसटीआर 8 फाइल करनी होती है।
नेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, सेल माइनस सेल रिटर्न अदर देन 95। जीएसटीआर 8 मंथली फाइल करनी होती है और जीएसटीआर 9 भी एनुअली फाइल करनी होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टीसीएस। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। कोई भी आपके डाउट्स हैं प्लीज ड्रॉप इन कमेंट्स। आपको कोई भी फीडबैक देना है प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक इन कमेंट्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव फीडबैक एंड शॉर्टली मैं अपने नोट्स भी रिलीज करूंगा। अभी आई एम फोकसिंग ऑन द कंटेंट, द वीडियोस। ठीक है, प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर with your friends. Please like, subscribe my channel, and please be updated about all the GST related things, and I'll always be there in your GST journey. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye bye. I'm Hindu. Okay, so good night. और क्या क्या बोलते हैं सलमान, मेरे को याद नहीं आ रहा बिग बॉस में, हाउ डज ही से, आई रिमेम्बर. Okay, bye bye. Thank you. Bye.